सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहां अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखारकर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें
हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। त्योहारों का समय शुरू ही हुआ था कि सुनैना के घर पर तैयारियां शुरू होने लगीं। चाचा जी साज सजावट का सामान लेकर आए और माँ खाने पीने के सामान की तैयारियों में लग गईं। पिताजी घर की साफ सफाई में जुट गए। इस चहल पहल के बीच सुनैना अपनी गुड़िया हाथ में लेकर घूम रही थी। उसने अपने छोटे भाई मुकुल को खेलते देखा और पूछा, चाची जी कहाँ है मुकुल? सुनैना दीदी, माँ अपने कमरे में कपड़े सी रही हैं। ये सुनकर सुनैना भागकर चाची जी के पास गई। चाची चाची, आप मेरी मदद करोगी? हाँ सुनैना, बिल्कुल करूँगी। बताओ क्या बात है? बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और घर पर सब लोग नए कपड़े ला रहे हैं। मुझे भी अपनी गुड़िया के लिए तरह तरह के नए कपड़े बनाने हैं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मैंने अभी बहुत से कपड़े सिले हैं। इनमें से ढेर सारी कतरन बची है। हम कतरन से तुम्हारी गुड़िया के लिए नए कपड़े बना सकते हैं। ये लो कतरन से भरा थैला। इसमें से जो पसंद हो वो ले लो। अरे वाह, इसमें तो बहुत से रंग बिरंगे कपड़े हैं। हाँ सुनैना, इसमें अलग अलग तरह के कपड़े हैं, जैसे सूती, रेशमी और सिंथेटिक। तुम इसमें से किसी से भी अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक या सलवार कमीज बना सकती हो। यह सब कपड़े कितने सुंदर हैं चाची। इतने सुंदर कपड़े बनते कैसे हैं? सुनैना, हमारा देश भारत दुनिया भर में मशहूर है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने और सजाने के लिए। भारत के हर प्रांत का पहनावा अलग अलग है और वहाँ बनाए जाने वाले कपड़े भी अलग प्रकार के होते हैं। सूती, रेशमी, मखमली, हर तरह का कपड़ा बड़ी छोटी फैक्ट्री और कार्यशालाओं में बनता है। सुनैना, अगर तुम कपड़ों को ध्यान से देखोगी तो मालूम पड़ेगा कि हर कपड़ा धागों को बुनकर बना होता है। अरे हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि धागों की चटाई बना रखी हो। चाची, यदि कपड़ा धागों से बनता है तो ये धागे आते कहाँ से हैं? सुनैना के इस सवाल का जवाब देने के लिए चाची अपनी सिलाई मशीन से धागा निकालकर उसे और पतले भागों में खरोंचती हैं और सुनैना को दिखाती हैं। सुनैना, ये जो छोटे छोटे रेशे नजर आ रहे हैं जो इस धागे से निकल रहे हैं, उन्हें तंतु कहते हैं। इन तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़े का उत्पादन होता है। यह तो बड़ी ही दिलचस्प बात है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। पर चाची, मैंने तो कभी तंतु आसपास नहीं देखे। क्या यह भी किसी खास जगह पे बनते हैं? सुनैना, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तंतु विभिन्न जगहों से मिलते हैं। कुछ तंतु हमें पौधों अथवा जंतुओं से मिलते हैं। सूती एवं जूट पौधों से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। रेशम और ऊन जंतुओं से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। इस प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पहले ज्यादातर प्राकृतिक तंतुओं से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग होता था, पर कुछ वर्षों से रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से भी तंतु बनाए जा रहे हैं।
इन्हें संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक तंतु कहते हैं। चाची, ऐसे तंतुओं के इस्तेमाल से किस प्रकार का कपड़ा बनता है? इनसे नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक जैसे कपड़ों का उत्पादन होता है। सुनैना, अब अपने चारों ओर देखो और ऐसी चीजें ढूंढो जिनमें प्राकृतिक तंतुओं के इस्तेमाल से बने वस्त्र हों। आपने जो साड़ी पहनी है ये सूती कपड़े की लग रही है, तो यह हुई प्राकृतिक तंतुओं से बने वस्त्र का उदाहरण। और यह जो मेजपोश है ये संश्लिष्ट तंतुओं से बने हुए वस्त्र का प्रतीत होता है। बिल्कुल सही पहचाना सुनैना, यह मेजपोश नायलॉन से बना है। बातों बातों में चाची ने सुनैना की गुड़िया के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी बना दी, जिसे देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। सुनैना ने चाची को धन्यवाद कहा और गुड़िया को उसके नए कपड़े पहना दिए। फिर सुनैना भागकर अपने दोस्तों के पास गई। समीना, मोहन, सुबीर, देखो चाची ने मेरी गुड़िया के लिए कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई। और चाची के साथ बैठकर आज मैंने कपड़ों के बारे में बहुत सी बातें भी जानी। अच्छा, हमें भी बताओ सुनैना। मुझे ये पता चला कि हम जो वस्त्र पहनते हैं वह सब धागों से बने होते हैं, और धागे बने होते हैं और भी पतले रेशों से, जिन्हें तंतु कहते हैं। यह तंतु क्या होता है? याद है जब हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और तुम गिर गए थे, तो तुम्हारी पैंट घुटने से फट गई थी। तब कुछ धागे निकल आए थे और उन धागों में से पतले पतले रेशे निकले थे। वह तंतु होते हैं। तंतु प्राकृतिक भी होते हैं, जो कि हमें पौधों तथा जंतुओं से मिलते हैं, और संश्लिष्ट भी होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने भी अपने पिताजी से यह सुना है। वह एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। अरे वाह, क्यों ना हम उनसे चलकर पूछें कि तंतुओं से वस्त्र आखिर बनता कैसे है। अच्छा ख्याल है, चलो चलते हैं। और फिर सभी बच्चे मोहन के घर की ओर बढ़ते हैं कपड़ों के बारे में और जानने के लिए। वस्त्रों और तंतुओं पर चर्चा करने के बाद सभी बच्चे मोहन के घर गए। मोहन के पिताजी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। सब बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। मोहन के घर पहुंचते ही सब मोहन की माँ से मिले। अरे, आज सब बच्चे साथ में, कैसे हो सब? हाँ, अच्छे हैं आंटी। त्योहार की तैयारियां हो गईं? हाँ आंटी, मैंने तो चाची से अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े भी सिलवा लिए। इतने में मोहन के पिताजी काम से घर आ गए। सभी ने उनको नमस्ते कहा। अरे बच्चों, आज सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी, हम सब आपसे ही मिलने आए हैं। हमें कपड़ों के उत्पादन के बारे में कुछ जानना है। हाँ अंकल, हम जानना चाहते हैं कि कपड़ा बनता कैसे है। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है ना? हाँ सुनैना, मैं अभी फैक्ट्री से ही वापस आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सब कपड़े के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हो। अच्छा, पहले बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि कपड़ा किस चीज से बनता है? हाँ अंकल, चाची ने मुझे बताया कि कपड़ा तंतुओं से बनता है, और ये तंतु हमें पौधों और जीवों से मिल सकते हैं। अरे वाह सुनैना, बिल्कुल सही कहा। और यह तंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। हाँ अंकल, जैसे सूती, जूट, ऊनी, सिंथेटिक इत्यादि। तुम सबको तो बहुत कुछ पता है। बच्चों, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सूती कपड़ा बनता है, तो मैं तुम सबको सूती कपड़ा कैसे बनता है इस बारे में विस्तार से बताता हूँ, ठीक है? जी अंकल। सूती कपड़ा रुई से बनता है। हमारे देश में बहुत सी जगह पर कपास की खेती होती है। कपास के पौधों में से रुई को चुना जाता है, फिर उनके तंतुओं को निकालने के लिए उन्हें ओटा जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। एक बड़ी कंघी जैसे यंत्र की मदद से रुई को ओटा जाता है। पहले लोग हाथ से ये काम करते थे, पर आजकल
मशीनों द्वारा भी यह काम होता है। फिर तंतुओं से कपड़ा कैसे बनता है? बताता हूँ बच्चों, सब बताता हूँ, 1 मिनट रुको। मोहन की माँ वहीं पास में दिए सजाने की तैयारी कर रही थीं। मोहन के पिताजी उनसे रुई का गोला ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बच्चों, ये लो रुई का गोला। चलो इससे दिए के लिए बातियां बनाने की कोशिश करो। जी अंकल। जिस तरह तुम सबने रुई को हाथों के बीच मसलकर तागा बनाया, उसे कातना कहते हैं। रुई के रेशों की कताई करके उसके तागे बनाए जाते हैं। जब बहुत सी कताई करनी हो तो ज्यादातर हम मशीनों की मदद से यह कर पाते हैं। एक बड़ी सुई जैसा यंत्र जिसको तकली कहते हैं, उससे रुई को तागे में परिवर्तित किया जाता है। तागे बनने के बाद उनसे कपड़ा बुना जाता है। बुनाई? जैसे मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बनाती है, उस तरह? बिल्कुल सही कहा सुबीर। बुनाई 2 प्रकार की होती है। क्या तुम सबने कभी एक चटाई को गौर से देखा है? हाँ अंकल, चटाई तो सरकंडों को जोड़कर बनाई जाती है। सही कहा सुनैना। जिस तरह चटाई में तुम सबको सरकंडों का जाल दिखता है, उसी तरह तागों का जाल बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। एक एक तागे को लेकर जाल बनाना? ऐसे तो कपड़ा बनने में बहुत समय लगता होगा। नहीं सुबीर, इस तरह की बुनाई करने के लिए एक यंत्र जिसे करघा कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इस यंत्र को हाथों से भी चलाया जाता है और ये मशीनों से भी चलाया जा सकता है। अच्छा, तो इस यंत्र से कपड़ा जल्दी बनता है? जी हाँ। धन्यवाद अंकल, मुझे बहुत मजा आया वस्त्रों के बारे में यह सब जानकर। मुझे तो पता नहीं था कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे इतने छोटे तंतुओं से बनते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे बापू यानी गांधी जी ने तो इस धागे और खादी के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को बहुत कमजोर बना दिया था। वो कैसे पिताजी? बापू ने खुद अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था और अपने चरखे से, जो कि धागा काटने के काम आता है, अपना धागा बनाते और उन धागों से बने खादी के वस्त्र इस्तेमाल करते। पूरे देश में तब स्वदेशी की लहर दौड़ गई थी और सबने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। क्या बात है, अंग्रेजों के तो छक्के छूट गए होंगे। मजा आ गया पिताजी ये कहानी सुनकर। मैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ूंगा। चलो बच्चों, आज बहुत सी बातें हो गई। गर्मा गर्म खाना तैयार है। अब सब खाना खाकर ही घर जाना। जी आंटी। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे चंपा दीदी, आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन, हमको ना 1 किलो टमाटो 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो पोटैटो ये सब हमरा पास ना है। अरे है तो, वो का है? टोमेटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ, कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू। आइए
हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। ऊन की कहानी। मैं मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं कपकपाती सर्दी से आपको बचाता हूँ। मुझसे बने स्वेटर, मोजे, शॉल इत्यादि आपको सर्दी में गर्म रखते हैं और आराम प्रदान करते हैं। मुझसे बने कपड़े काफी लचीले होते हैं। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ऊन का गोला हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम ले जाऊंगा। रामू और उसके बाबा महाराष्ट्र से अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं। वे अपने गाइड खादिर के साथ पहलगाम की सैर करने निकले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऊन कैसे बनता है। देखो बाबा, कितनी चौड़ी है ये घाटी। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। भाई, इसे बेताब घाटी कहा जाता है। फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी। सच में सुंदर है। मुझे फिल्म याद आ गई। देखो बाबा, ऊनी कपड़ों की दुकान। माँ के लिए कुछ ले लें? वो हमारे साथ आ नहीं पाई। भाई, मेरे अब्बू भेड़ पालते हैं और हमारी एक दुकान भी है। मैं आपको वहाँ ले चलूं? ठीक है, हम खादिर की दुकान पर जाएंगे। ये मेरे अब्बू की दुकान है। वह दुकान चलाते हैं और मेरे चाचा भेड़ पालन इकाई की देखरेख करते हैं। अंदर आइए। मेरे पास मैडम के लिए पश्मीना शॉल और बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं। आप बहुत ही उचित दरों पर अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। पश्मीना? यह इतना महंगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉल इतना महंगा होगा। सबसे अच्छी क्वालिटी की शॉल पश्मीना शॉल है। मुलायम और हल्की, बहुत ही नरम। त्वचा पर कोई खुजली नहीं होगी। इसे देखिए। यह वास्तव में बहुत नरम शॉल है। बाबा, इसे पश्मीना शॉल क्यों कहा जाता है? मैं इसका उत्तर दूंगा। ये ऊन एक विशेष बकरी से प्राप्त होती है, जिसे पश्मीना बकरी कहा जाता है। यह सबसे बढ़िया क्वालिटी की ऊन है। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि केवल भेड़ हमें ऊन प्रदान करती है? बाबा ब्लैक शीप, ये कविता कितनी बार पढ़ी है बाबा? पता है रामू, ऐसे कई जानवर हैं जो भेड़ के अलावा ऊन प्रदान करते हैं, जैसे बकरी, याक, ऊंट इत्यादि। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। बच्चों, जबकि रामू, उसके बाबा और खादिर दुकान में वस्तुओं की जांच कर रहे हैं, क्या आप सभी ऊन से बनने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? मुझे अब ऊनी चीजों में दिलचस्पी होने लगी है। बाबा, मैं जानता हूँ कि हमने जो स्वेटर पहने हैं वे ऊन के हैं, लेकिन ये सभी इतने मोटे हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा अवलोकन है। ऊन की गुणवत्ता उस जानवर पर निर्भर करती है जिससे ये उत्पन्न होता है। ऊन तो जानवरों के बाल हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग जानवरों में बालों के अलग अलग गुण होते हैं। आप सही है सर। एक भेड़ में भी दाढ़ी के पास खुरदुरे बाल और उसकी त्वचा के करीब मुलायम बाल होते हैं। इसलिए विभिन्न उत्पाद मोटे बालों और मुलायम बालों से बने होते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह कालीन जिस पर हम बैठे हैं मोटे ऊन से बना है
और यह स्वेटर नरम ऊन से बना है। इस जैकेट को देखा? ये याक ऊन से बना है। ये थोड़ा मोटा है। ऊन के विभिन्न गुण हैं। यह केवल 300 रुपए का है। इसका मतलब है कि कम गुणवत्ता वाला ऊन सस्ता और मोटा है और बेहतर गुणवत्ता वाला ऊन नरम और महंगा है। सही है। बहुत अच्छा अवलोकन है। जैसे कि हमारे बाल अच्छे रहते हैं अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं। मुझे यकीन है कि ऊन की गुणवत्ता जानवरों के खाने पर भी निर्भर करती है। बहुत सही कहा है। हम अपने भेड़ और बकरियों को दालें, मक्के, खली और ज्वार खिलाते हैं ताकि उनके बाल या फ्लीस अच्छी गुणवत्ता का हो। एक स्वेटर में इतनी मेहनत लगती है। बच्चों, सोचो कि मैं आपको ठंड से कैसे बचाता हूँ। बाबा, भेड़ के शरीर पर छोटे से बाल इतना बड़ा ऊन का गोला कैसे बन जाते हैं? सर, आपके पास समय हो तो शाम को मेरे घर आ जाइए। हम ऊन का उत्पादन करते हैं और फिर शॉल बनाते हैं। मुझे आपको प्रक्रिया दिखाने में खुशी होगी। धन्यवाद खादिर। हम आपके घर जरूर आएंगे। सर और रामू, आपका मेरे घर में स्वागत है। ये मेरे चाचा अहमद खान हैं। नमस्ते जी। मेरा बेटा यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि भेड़ और बकरी की खाल के बालों से ऊन कैसे बनता है। जी, हम पहले ऊपरी त्वचा के साथ भेड़ के बाल काटते हैं। अगर इसकी त्वचा का मुंडन किया जाए तो क्या इससे भेड़ को चोट नहीं लगती? सबसे ऊपरी त्वचा मृत है, इसलिए यह भेड़ को चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसा लग रहा है कि भेड़ खुश हैं कि उनका मुंडन किया जा रहा है। यहाँ गर्मी है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, हम साल में एक बार ही इनका मुंडन करते हैं और वह भी गर्मी होने के दौरान ही। हाँ, मैंने देखा कि मैदानी इलाकों के जानवर की तुलना में ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों के बाल बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए एक स्वेटर के रूप में कार्य करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भेड़ों के बाल उन्हें ठंड से बचाते हैं। भेड़ों का रंग या तो सफेद, भूरा या काला होता है। हमारे पास कितने रंगीन स्वेटर हैं? क्या वे उन्हें रंग देते हैं? हाँ, हम बालों को हटाने के बाद, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं, हम मशीन में बाल डालते हैं। इससे ऊन से धूल और तेल की सफाई होती है। इसे अभिमार्जन कहा जाता है। फिर ऊन को कब रंगते हैं? हम साफ किए हुए बालों को फैक्ट्री में भेजते हैं। यहाँ ऊन से बर निकाला जाता है और गुणवत्ता के अनुसार ऊन अलग किया जाता है। फिर उसे रंगा जाता है। क्या वे इसे धागे में बनाते हैं? हाँ, इसे धागे में बनाया जाता है और फिर ऊन का गोला बनता है। हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शॉल खरीदूंगा। रामू की माँ को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद चाचा जी और खादिर, मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर। आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
इस वीडियो में आपने सीखा कि मैं ऊन उत्पादक जानवरों के बालों से कैसे आकार लेता हूँ। अभी के लिए अलविदा। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है, जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। अब तक हमने जाना, बिजली विद्युत आवेशों के कारण कड़कती है। वस्तुओं को रगड़कर उनमें बिजली जैसा आवेश पैदा किया जा सकता है। आवेशों के प्रकार। एक तरह की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को दूर करती हैं। भिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बिजली कड़कने वाले तूफानों से सुरक्षा के उपायों के बारे में। मम्मी, देखो, कई शहरों में भूकंप की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस भूकंप से कितनी भयानक तबाही हुई होगी। हाँ, इन दिनों मैं भूकंप के विषय में विद्यालय का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। देखो, मैंने अखबारों से भूकंप की कुछ तस्वीरें इकट्ठा की हैं। देखो, इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये भूकंप बड़े बड़े भवनों, पुलों और लोगों की जान को कितना भयानक नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे तो दादी जी की कहानी याद आ गई। तुम्हें याद है ना, पृथ्वी किसी सांड के
एक सींग पर टिकी है और जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। हाँ, पहले लोगों को भूकंप का सही कारण नहीं पता था, इसलिए इस तरह की कहानियों पर विश्वास करते थे। असल में कारण तो कुछ और ही है। तो क्या तुम भूकंप का सही कारण बता सकती हो? मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई तक उथल-पुथल के कारण भूकंप आते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस परत को क्या कहते हैं? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। तो इस परत में ऐसा क्या होता है कि भूकंप आते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कुछ टुकड़े यानी प्लेटों से बनी हुई है और ये प्लेट लगातार गतिमान है। मुझे लगता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती होंगी, तो एक कंपन या झटका पैदा होता है। शायद यही झटका या कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होता है। बहुत अच्छे सानिया, ठीक कहा। दोस्तों, यदि वैज्ञानिक भूकंप के कारण पता लगा चुके हैं, कितना अच्छा होगा अगर भूकंप के समय और स्थान के बारे में पहले ही पता चल जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या तुम जानती हो कि भूकंप के और भी कई कारण हो सकते हैं? अच्छा हाँ, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप तरंगे पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, क्या और भी कोई कारण हो सकता है? बताइए। हाँ, लेकिन ज्यादातर भूकंप प्लेटों की गति के कारण ही होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं कम क्षेत्र में होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, ये तो भूकंप क्षेत्र वाली बात हुई ना? कश्मीर, राजस्थान जैसे क्षेत्र वह भूकंप क्षेत्र हैं जहां भूकंप की बहुत अधिक संभावना होती है। किसी भूकंप की शक्ति की मात्रा को कैसे मापते हैं, बताओ? हाँ, रिक्टर पैमाने से मापते हैं। मैंने सुना था कि रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक वाले भूकंप बहुत विनाश कर सकते हैं। तो क्या तुम किसी ऐसे उपकरण के बारे में भी जानती हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई भूकंप कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्या नाम है उस उपकरण का, बताइए। उस उपकरण को भूकंप लेख ही कहते हैं। इस यंत्र के साथ एक पेन भी जुड़ा होता है। हाँ, मुझे भी याद आया। यही पेन नीचे कागज पर भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन्हीं तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप की शक्ति का अनुमान लगाते होंगे। सानिया, भूकंपों की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमें हर समय अपने बचाव के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। हाँ, हमें भूकंप का सामना करने के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। जैसे भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में भवन भी इस तरह की सामग्री से बनाए जाते हैं कि यदि ढांचा गिर भी जाए तो अधिक नुकसान ना हो। घरों को बनाते समय और भी कई बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे भूकंप से कई बार आग लगने का भी डर होता है।
इसीलिए इमारतों में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। अच्छा, मान लो अभी यहाँ भूकंप के झटके लगने लगे, तो तुम क्या करोगी? दोस्तों, आपने विद्यालय में भूकंप से बचाव के उपायों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आप भी मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले हमें किसी मेज के नीचे छुपकर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अपने सिर को किसी सुरक्षित चीज के नीचे बचा लें तो अच्छा रहेगा। भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, वे हमारे ऊपर गिर सकती हैं। और क्या उपाय हो सकते हैं, आप भी पता लगाइए। सही कहा तुमने। ये सब उपाय तो तब काम आएंगे जब आप घर के अंदर हो। यदि आप घर से बाहर हो तो क्या करेंगे? हमें किसी खुली जगह पर खड़ा होना चाहिए ताकि भूकंप में कोई इमारत या पेड़ के नीचे दबने से बच सकें। हाँ, वहां खड़े रहने की बजाय जमीन पर लेट जाना बेहतर होगा। भूकंप के समय बिजली के तारों से भी दूर रहा जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, भूकंप से बचाव के लिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, पता लगाइए। सारांश। आज हमने जाना भूकंप भूमि में प्लेटों की गति के कारण आते हैं। भूमि में होने वाले विस्फोट जैसे ज्वालामुखी के कारण आते हैं। भूकंप शक्ति को रेक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप लेखी उपकरण से भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। भूकंप से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मेज के नीचे छिपना, खुले मैदान में जाना, बिजली तारों व भारी सामान से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काले हिरण यानी ब्लैक बक के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। काला हिरण भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकार्पा है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और घास खाना इन्हें बेहद पसंद है। इसीलिए ये ज्यादातर घास वाले मैदानों और हल्के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां आसपास बड़ी नदी और तालाब हों। इनके सिर पर घुमावदार लेकिन बिना शाखाओं वाला सिंग होता है, जो वी आकार जैसे लगते हैं। ये सिंग ही इनकी पहचान है। इसका चेहरा काले रंग का होता है और आंखों की धारियां सफेद रंग में होती हैं। एक स्वस्थ काले हिरण का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 सालों तक होता है और जंगलों में ये घास और अन्य छोटे पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर नर काले हिरण का औसत वजन 34 से 45 किलोग्राम का होता है, लेकिन मादा काले हिरण नर काले हिरण के अपेक्षा थोड़े कम वजन की होती हैं। मादा काले हिरण की औसत वजन 31 से 39 किलोग्राम होता है।
ये एक साधारण आकार का हिरण है जो 60 से 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मादा काले हिरण की गर्भावस्था आमतौर पर 160 दिनों की होती है। IUCN ने काले हिरण को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। ब्लैक पग इनकी संख्या पटना जू में जो इनक्लोजर है इसमें लगभग ये 30 की संख्या से में है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं, काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। ये एंटीलोप हैं और दूसरे हिरणों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें एंटलर के जगह हॉर्न पाया जाता है। जो ये हॉर्न होते हैं इसका शेडिंग नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। और ब्लैक बक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि में पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और ग्रासलैंड्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है जहाँ पानी की उपलब्धता हो। बिहार में ब्लैक बक जो है बक्सर, आरा इत्यादि रेसिडेंशियल इलाके में भी, ग्रामीण इलाके में जहाँ खेती ज़्यादा है वहाँ ये शुरू से रहते आए हैं और वहाँ के लोग इसका संरक्षण में योगदान भी करते हैं। पटना जू में खाने में भूसा और सीजनल ग्रासेस इत्यादि और ट्विक्स, लीफ ट्विक्स इत्यादि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो मेल होते हैं उनका कलर एडल्ट मेल का ब्राउन होता है और नीचे के भाग में ये वाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका अपर का हिस्सा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और नीचे जो है वो वाइट होता है। काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है। पटना जू में भी काफ़ी इनकी संख्या है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम दूसरे जू को भी देते हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। मादा नीलगाय का रंग मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नीलगाय दिवाचर यानी दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। ये घास और झाड़ियों के पत्ते के शौकीन होते हैं, पर ये किसान के फसलों पर भी धावा बोलते हैं। इसलिए जानवर खुले घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है। इसका मुख्य भोजन घास फूस ही है, लेकिन ये फल फूल भी खाते हैं। नर 4 सालों में और मादा 2 से 3 सालों में प्रजनन योग्य हो जाती है। 245 से 277 दिनों के गर्भावस्था के बाद मादा नीलगाय बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नर नीलगाय मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होता है। नर का वजन करीब 200 से 240 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। नर नीलगाय 130 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा नीलगाय 100 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इसे अंग्रेजी में बुलबुल भी कहा जाता है और हिंदी में नीलगाय कहा जाता है। आज के बदलते परिवेश में ये पूरे जंगल में तो मिलते ही हैं, जंगल के अलावे कृषि वाली जगह पे, खेती बाड़ी जहाँ होती है उस जगह पे भी पाए जाते हैं। ये नीलगाय जो हैं भारतीय अनुसूची में शेड्यूल के 3 के प्राणी हैं और ये काफ़ी फास्ट ब्रीडर हैं। जंगल में बाघ इनका बहुत चाव से शिकार करके खाते हैं और एक मुख्य प्रजाति है जंगल में जो बाघों की उपस्थिति को भी दर्शाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव के लिए ये एक शेड बनाया गया है, छाया है जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इनके आहार में घास, पत्ते, फल, दाने इत्यादि होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको डियर मेस भी देते हैं, स्वच्छ पानी भी प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य की बराबर देखभाल होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नीलगाय और काले हिरण
अपनी खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं। यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आता है और उन्हें देखता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।